और इस वक्त की सबसे अहम खबर हरियाणा से यह खबर है। हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का किसानों पर बड़ा ट्वीट सामने आया है और बहुत बड़ी बातें उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए रखने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है, पंजाब हरियाणा में धान और गेहूं की सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद पर आढ़तियों को एक साल में करीब 2000 करोड़ का कमीशन सरकारी खजाने से मिलता है। किसानों का भुगतान सीधे नहीं होता बल्कि आढ़तियों के मार्फत ही होता है। कुछ बातें समझ से परे होती हैं। ये उन्होंने अक्षरशः ट्वीट किया है। उनके ट्वीट के ये कुछ वर्ड्स हैं जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। उसकी अक्षरशः क्या बातें हैं ये आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने इस तरीके से लिखा, पंजाब हरियाणा में जो समर्थन मूल्य है न्यूनतम, वो आढ़तियों को एक साल में करीब 2000 करोड़ का होता है कमीशन और ये सरकारी खजाने से उनको दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने रखी है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि किसानों को भुगतान सीधे नहीं बल्कि आढ़तियों के मार्फत ही किया जाता है। कुछ बातें समझ से परे हैं। ये बात रखी है वो आपको बता दें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने, जो लगातार इस तरह की बातों को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए बड़ी बात रखने की कोशिश की है। हमारे संवाददाता राजन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमें और अपडेट करेंगे इस खबर पर। राजन, अशोक खेमका एक बार फिर नए ट्वीट के साथ और एक तरीके से ऐसा लगता है फिर कुछ बड़ा इशारा करना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं कुछ बातें समझ से परे। क्या कहना चाह रहे हैं? सरकारी सिस्टम के ऊपर ये सवाल खड़ा किया है कि सरकार जो है वो कमीशन देती है आढ़तियों को और वो 2000 करोड़ रुपए के करीब दिया गया है, ये कहना है अशोक खेमका का। और उसके बाद जो है पेमेंट जो किसानों की जाती है वो पेमेंट भी सीधे ना कर और इन्हीं आढ़तियों के थ्रू जो है पैसा इन आढ़तियों के अकाउंट में जो है सरकार देती है और वहां से जाता है किसानों के पास। वहां से भी खेमका ने ये इनडायरेक्ट तरीके से इशारा किया है कि वहां से भी जो है मुनाफा आढ़ती कमाते हैं और सरकार और किसानों दोनों को लॉस होता है। ऐसे में क्यों ना डायरेक्ट पेमेंट किसानों को करवाई जाए, इसके लिए ये ट्वीट किया गया है मनोज जी। यानी कुल मिलाकर के जिस तरीके सरकार का यह दावा हमेशा रहता है कि हम सीधा फायदा किसानों को पहुंचाते रहे हैं और आने वाले समय में जो भी योजनाएं या बिल्स आएंगे उसमें भी सीधा फायदा किसानों को मिलेगा, इस पर एक बड़ा प्रहार ऐसे समय में कि जब कृषि अध्यादेश को लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल उसी को लेकर ही ये सवाल है कि बीच में एक कड़ी का काम जो आढ़ती करते हैं तो कमीशन उनको जब दिया जाता है तो पेमेंट ठीक है, आप उनको कमीशन दे दीजिए क्योंकि वो खरीद करते हैं आपके लिए, वहां से सरकार की तरफ से उनको कमीशन मिलता है। लेकिन किसानों को जो पेमेंट है वो कम से कम डायरेक्ट कर दीजिए, वो आढ़तियों के थ्रू ना जाए, आढ़तियों के खाते से होकर ना जाए, ताकि वहां पर कम से कम जो बीच की कमाई जो है आढ़ती करते हैं, ये दावा है अशोक खेमका की तरफ से, वो कम से कम ना हो। अब अशोक खेमका ने जो दावा किया, जो इशारा किया है, क्या उस तरफ सरकारी जो हुक्मरान है इनको निगाह जाएगी? क्या ये माना जाए कि जो अधिकारी हैं वो इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे? अगर ऐसा कुछ है तो उसको देखें, जनता के सामने लाएं। जी देखिए मनोज, ये लगता है ये पूरा का पूरा सरकार की एक पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है। असल में ये एक सरकारी सिस्टम है जो लगातार जब से देश आजाद हुआ तभी से चला आ रहा है। ये नहीं है कि इस साल इंट्रोड्यूस हुआ हो या इस सरकार में इंट्रोड्यूस हुआ हो। सभी सरकारी जो पॉलिसी है पॉलिसी का हिस्सा है, ये सरकारी डिसीजन का हिस्सा नहीं है, पॉलिटिकल डिसीजन का, ये सरकारी गवर्नमेंट पॉलिसी का हिस्सा है। तो पॉलिसी जब से देश आजाद हुआ है तभी से ऐसी चली आ रही है और उसी के ऊपर प्रहार जो है अशोक खेमका ने किया है। अगर खेमका साहब ये कह रहे हैं कि 2000 करोड़ का कमीशन सरकारी खजाने से मिला है, करीब एक साल का ही जिक्र करते हुए अगर इस मामले में जांच आगे बढ़ती है तो ये माना जाए कि उनके पास ठोस पुख्ता सबूत भी हैं? ये जांच का विषय नहीं है मनोज, ये सरकार तो ये बात मानती है, सरकार भी ये कहती है कि 2000 करोड़ का कमीशन जो है वो आढ़तियों को दिया जाता है क्योंकि वो खरीद करते हैं किसानों से जो है वो अन्न लेकर, और वो सरकार के लिए खरीद करते हैं। मंडियों में जो है वो खरीद होती है जब, उसके लिए कमीशन आढ़तियों का फिक्स है, वो दिया जाता है। लेकिन खेमका जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट पेमेंट किसानों को क्यों नहीं की जाती, पेमेंट की बात जो है वो की जा रही है खेमका की तरफ से। मतलब ये है कि किसानों को पेमेंट के लिए जो और एक्स्ट्रा जो आढ़तिये के तौर पर जो कमीशन और अलग पैसे जाते हैं वो बचाया जा सकता है। जी, आपके पास आऊंगा मैं। हमारे साथ इस वक्त सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। दीपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। ये एक बड़ा आरोप एक तरीके से इशारे के तौर पर किया है अशोक खेमका जी ने फिर से कि कैसे इसको देखा जाए कि करीब 2000 करोड़ कमीशन सरकारी खजाने से आढ़तियों को मिल रहा है और डायरेक्ट भुगतान किसानों को नहीं हो रहा है, यानी यहां भी कुछ है, कुछ बातें समझ से परे हैं। दीपेंद्र जी देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है ज्वलन, वो मुद्दा ये है कि संसद जो शुरू हो रही है अगले 1-2 दिन में,
उसमें 3 अध्यादेशों को कानून बनाने के लिए सरकार आगे बढ़ेगी। जी इस समय टाइमिंग देखना जरूरी है, कोई भी कुछ कहेगा तो अभी उस मुद्दे को उलझाने के लिए अगर कोई जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो जो 3 अध्यादेश हैं, उन 3 अध्यादेशों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों के सिस्टम को क्यों कमजोर करने की तरफ सरकार कदम उठा रही है, जिसको लेकर पूरे हरियाणा और उत्तर भारत के किसानों में व्यापक रोष है। और उस मामले में सरकार स्पष्टीकरण दे, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बिना तो पहले सरकार का जो है किसान का काम नहीं चल सकता। अगर हम निजीकरण की तरफ जाएंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य को धाराशाही करने का काम करेंगे तो ये स्वीकार्य नहीं है। अभी मैं मुख्य मुद्दा यही है, किसान आंदोलन का भी ये मुद्दा है और हम लोगों के विरोध का भी ये केंद्र बिंदु है। लेकिन अशोक खेम का जो बाकी इसके बाद जो पूरी प्रणाली है उसको फाइन ट्यून करने के लिए कहाँ पे किसान का मुनाफे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो सारी बातें जो है उन सारी बातों पे चर्चा की जा सकती है। मगर जब मुद्दा देश की संसद के सामने एक हो और 2-4 दिन में देश की संसद उस पर अपने मतदान करने जा रही हो, उस समय जो है सारा देश का किसान उस मुद्दे को लेकर आगे आया हुआ हो, तो अभी आप पहले उस मुद्दे पे फैसला दीजिए। और इसीलिए हमारी पार्टी का और हमारा और हुड्डा साहब का हमारा खुल के पूरा समर्थन किसानों के साथ है 3 अध्यादेशों के मामले में जी। और हम संसद में, हालांकि हरियाणा में 15 सांसदों में अकेला मैं ही एक विपक्ष का एकमात्र सांसद रहूंगा, मगर संसद में इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। ठीक है दीपेंद्र जी, लेकिन अशोक खेमका ने जो पूर्व आईएएस है वो इशारा इसी तरफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी बातों में कि किसानों को सीधे भुगतान नहीं हो रहा है, सरकार कहती है कि डायरेक्ट हम उनको पेमेंट करते हैं, और कुछ बातें समझ से परी हैं, यानी और कुछ इशारा करना चाह रहे हैं शायद अशोक खेमका। क्या देखिए उन्होंने क्या कहा है वो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। क्या उन्होंने क्या कहा है, सरकार के बिहाफ पे कहा है या सरकार के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है, क्या उनकी ट्वीट वगैरह मैंने देखी नहीं जी। मगर मैंने तो जो एक मुख्य मुद्दा था एमएसपी को कमजोर करने की तरफ ये 3 अध्यादेशों का जो मैंने उस पर अपनी प्रतिक्रिया आपको दी है जी। ठीक है दीपेंद्र जी, एक माहौल बन रहा है, लेकिन आज भी जो ओम प्रकाश धनखड़ ने संभवतः जो बैठक की है उसमें ये बात सामने आ रही है कि संशोधन या किसानों को की जो मतलब दिक्कतें हैं, उनकी जो परेशानियां हैं उसको दूर करने की तरफ हम विचार करेंगे और इस मसले पर भी शायद केंद्र से भी बात होगी। तो क्या ये माना जाए कि सरकार जो है इस दिशा में आगे बढ़ने वाली है? देखिए मैं इस सरकार की नीयत को नीयत पे प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ, क्योंकि आपने देखा 3 सदस्यीय कमेटी जो बनाई, वो कमेटी उनका रवैया आप देखिए बिल्कुल विरोधाभास आपको दिखेगा। एक और तो वो कहते हैं कमेटी के लोग उसमें मैंने देख रहा था कि भाई ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि लाठीचार्ज हुआ। दूसरी ओर गृह मंत्री कहते हैं लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। ये दुष्यंत चौटाला जी के भाई कहते हैं दिग्विजय की ये लाठीचार्ज का कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये सरकार यही तय नहीं कर पा रही कि ये लाठीचार्ज हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ। पूरी देश ने देखा, सारी देश के सामने, मीडिया के सामने लाठीचार्ज हुआ और पूरे देश ने इसकी निंदा करी। मगर ये कमेटी 3 मेंबर की कमेटी कहीं ना कहीं मलम लगाने का काम करती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर 3 सदस्यीय कमेटी ने ये भी कहा कि हमने किसानों को इसकी 3 अध्यादेशों की खूबियां बताने का अभी तक जो इसमें बहुत पॉजिटिव पॉइंट है वो किसानों तक नहीं पहुंचे गए हैं और हम उनको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये कमेटी ये तय करे कि ये 3 अध्यादेशों की मार्केटिंग करने के लिए कमेटी बनी है या किसान की आवाज जो है, किसान की सारी मांग और जायज मांगे हैं किसान की, मैं आपको बताऊं जो है बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी की प्रक्रिया को कमजोर किया जाएगा तो किसान का बड़ा अहित होगा, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर बड़ी कंपनियां आ जाएंगी तो जो छोटे ठेकेदार किसान हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं इन बड़ी कंपनियों के ही की नौकरी में आ जाएंगे, जिससे देश के अंदर एक बड़ा एंटरप्रेन्योर का जो एक वर्ग है जो छोटे किसान ठेका लेता है जो, वो बेरोजगारी की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। नंबर 3, जो ये अपना एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जो संशोधन किया गया है, इसकी वजह से जो जिन लोगों के पास कैपेसिटी है वो बहुत मात्रा में अगर अनाज और बाकी किसान की उपज को स्टोरेज करेंगे बिना रोक टोक के, तो कहीं ना कहीं उनको तो फायदा होगा प्राइस फ्लक्चुएशन का। मगर जिस किसान के, गरीब किसान के पास बहुत बड़ी स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है,
वो प्राइस फ्लक्चुएशन का फायदा नहीं उठा पाएगा। तो ये बड़े जायज कंसर्न है और जायज मांग है किसानों की। ये कमेटी ये तय करे कि ये इन मांगों के साथ है या अध्यादेशों के साथ है, और अध्यादेशों की मार्केटिंग किसान को करने के लिए इनको जिम्मेदारी लगाई गई है। तो मुझे बीजेपी की जो नीयत है, जो सरकार की जो नीयत है, उससे प्रश्न चिन्ह लगता है और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आज से 2-3 दिन के बाद ये लोकसभा में आएगा और उसके 2-3 दिन के बाद राज्यसभा में, तो अगले हफ्ते में इनकी क्या नीयत है, ये इन अध्यादेशों को में कुछ परिवर्तन करके लाते हैं। दीपेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि आप सारी चीज सर आप दीपेंद्र जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें कुछ देर और। सर लक्ष्मण यादव जी बीजेपी एमएल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। अशोक खेमका का ट्वीट आपने पढ़ा क्या? आपने ये देखा कि वो कह रहे हैं कि किसानों को सीधा ट्रांसफर पैसा नहीं हो रहा है, कमीशन जो आप दे रहे हैं वो अलग है मसला, बीच में और मार्जिन के आड़ती ले जा रहे हैं और कुछ बातें समझ से परे हैं। आपने देखा क्या? नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे अभी अभी जानकारी में अभी अशोक खेमका के तेवर तो सर आप जानते हैं क्या हैं, और वो कह रहे हैं एक बार फिर से कि कुछ बातें समझ से परे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी हमारे साथ हैं, वो भी इस मसले को जो है किसान अध्यादेश से जोड़ते हुए भी देख रहे हैं। क्या लक्ष्मण जी आप कहेंगे इस पर? देखिए, इस बार जो किसान के माल की परचेजिंग थी वो भले ही आड़तियों के माध्यम से थी, लेकिन सीधा सीधा किसान को सीधा पैसा गया मस्टर्ड का। तो गेहूं का जरूर आड़तियों के माध्यम से पैसा दिया गया, लेकिन सीधा किसानों को दिया जा रहा है। धीरे धीरे उन परिस्थितियों को ठीक किया जा रहा है। हो सकता है मेरी जानकारी में वो चीज नहीं हो जो खेमका जी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं मैं ट्वीट कर लेता तो मैं उसको विस्तार से आपके बीच कह पाता हूँ। नहीं, इशारा इसी तरफ है। वो कह रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें करीब करीब साल भर में 2000 करोड़ का कमीशन तो सरकारी खजाने से मिल रहा है आड़तियों को, जो बीच में लोग हैं। इसके अलावा सीधा भुगतान नहीं है, आड़तियों के मार्फत से आप वो भुगतान भी कराते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ मार्जिन फिर वहां पर जा रहा है आड़तियों के पास। मतलब डायरेक्ट पेमेंट अगर आप करेंगे तो किसानों का फायदा होगा, और आप अध्यादेश जो लेकर के आ रहे हैं उसमें भी आपका कंसर्न यही है। लेकिन इसी पर सवाल उठ रहे हैं, चाहे आप विपक्ष के तौर पर कहें चाहे ये सरकारी प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं आपके किसानों के नीति को लेकर के। मेरा सारा आग्रह यही है आपसे इस बात में, जो हमने सीधे सीधे किसानों के खाते में पैसा गया है। जो मस्टर्ड का इस बार हमने परचेजिंग कराई ना सरसों की, तो इसका सीधा सीधा किसान के खाते में गया है, उसमें आड़तियों का कोई लेना देना नहीं रहा। दूसरा, गेहूं में जरूर आड़ती बीच में थे, आड़तियों के माध्यम से पैसा किसान को गया है, वो मैं सहमत हूँ इस बात से। लेकिन इसमें किस तरह का गल्लूगारा होता है ये तो डिटेल जानने के बाद ही पता चलेगा, इंक्वायरी का विषय है। और आपने ठीक है ये बताया है। दीपेंद्र जी, आप हमारे साथ हैं, अगर ये तमाम दावे अब भी हैं कि सीधे सीधे किसानों को सीधा फायदा पहुंचाया गया है, इसमें कहीं कोई हेरफेर की बात है नहीं है, और आगे भी जो स्थिति रहेगी उसमें डायरेक्ट किसानों के साथ कंसर्न शो कर रहे हैं लक्ष्मण जी, तो फिर विरोध आप लोगों की तरफ से इतना क्यों? नहीं, देखिए, ये मैंने कहा कि ये अलग अलग विषय भी हैं और संबंधित भी हैं। हाँ। जैसे कि लक्ष्मण जी कह रहे थे, मैंने भी खेमका जी ने क्या कहा नहीं कहा वो मेरे को भी जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं उस पर अपना ज्यादा नहीं कहना चाहता। हमारा जो विरोध है, जैसे मैंने कहा, वो स्पष्ट रूप से जो 3 अध्यादेश हैं, उनके अंदर जो ये प्रमुख खामियां हैं, जिन अध्यादेशों के माध्यम से सरकार कृषि क्षेत्र को निजीकरण की तरफ सौंपने की तैयारी में है जी, वहां हमें लगता है कि किसान के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन अध्यादेशों के अंदर किसानों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए, उन अध्यादेशों को वापस लेके उनमें व्यापक संशोधन होने चाहिए, ताकि मंडी खरीद व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटीड खरीद व्यवस्था यूं की तू बनी रहे और मजबूत ये व्यवस्था हो, नंबर 1। नंबर 2, जो छोटा गांव का ठेकेदार किसान है वो उस किसान को अदानी अंबानी जैसी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के ठेके, जो लाखों एकड़ में ठेका लेके खेती करेंगे, उनके कंपटीशन में उसी किसान को, छोटे ठेकेदार किसान को ना छोड़ा जाए, ताकि वो अपनी जो है जीविका उसकी सुरक्षित रहे। नंबर 3, जो स्टोरेज कैपेसिटी का जो ये नियमों को में ढील देने की तैयारी की जा रही है, इससे बिचौलियों का फायदा ना हो, ताकि प्राइस फ्लक्चुएशन, जिसके पास स्टोरेज है केवल वही इस चीज का फायदा उठाए, बाकी किसान इसमें कहीं ना कहीं, किसान और ग्राहक दोनों इसमें कहीं ना कहीं दोनों को नुकसान हो प्राइस फ्लक्चुएशन का। तो ये हमारी प्रमुख
जो सबसे बड़ी बात तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था की है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा जो पंजाब और हरियाणा के किसान से संबंधित है, और लक्ष्मण जी मेरे क्षेत्र से हैं, वो भी इस बात को क्योंकि अपनी सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, इस साल एफसीआई का बजट जो है उसमें कटौती की गई है। एफसीआई के बजट में लगभग 73,000 करोड़ की कटौती की गई खरीद के बजट में, अनाज की खरीद के बजट। नंबर 1। नंबर 2, ये कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा से जो गेहूं और धान की जो खरीद हो रही है वो उसकी आवश्यकता नहीं है, उतनी खरीद की आवश्यकता नहीं है, उसको धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। तो ये हमारे दोनों प्रदेशों को के किसान के लिए ये बड़ा घातक होगा। एक तरफ आप प्राइवेट खरीद पूरे देश में शुरू करने के तरफ कदम बढ़ाते हैं और हमारी यहाँ से खरीद अगर कम कर दें तो इसका तो नुकसान सीधा पंजाब हरियाणा के किसान को होगा। तो इसीलिए मैं ये लक्ष्मण जी भी हमारे जो है क्षेत्र से हैं, किसान परिवार से आते हैं, तो मैं इनके माध्यम से भी कहूंगा कि भाई ये पूरी तरह एकजुटता के साथ हरियाणा को तो इसका विरोध करना ही चाहिए, बाकी देश का किसान लेकिन दीपेंद्र जी, लेकिन शायद ऐसी स्थिति बनती दिख नहीं रही है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप मेरे साथ रहेंगे। लक्ष्मण जी आप भी मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट आया है सर, एक स्टेटमेंट और बीजेपी के राज्यसभा सांसद की तरफ से आया है, और ये शायद इस ओर इशारा नहीं कर रहा है कि चीजें इतनी माकूल रूप में, मुकम्मल रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट है कि दरअसल जो लाठीचार्ज वगैरह हुए हरियाणा में कुछ क्षेत्र में तमाम जगहों पर, सादी वर्दी में शरारती तत्वों ने किसानों पर वो लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने वाले शरारती तत्वों ने हेलमेट पहने हुए थे और षड्यंत्रकारियों पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने। वो कहते हैं दिल्ली दंगों का जिक्र करते हुए कि जिस तरीके से वहां एक साजिश रची गई थी उसी तरीके से यहां पर हुआ, और सरकार का बचाव करते यहां नजर आ रहे हैं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। मैंने भी देखी है वीडियो क्लिप लाठीचार्ज की, उसमें कुछ ऐसे शरारती तत्व घुसे हुए हैं जो कि सादी वर्दी के अंदर और मुंह के ऊपर कपड़ा लगा के, सिर पर हेलमेट डाल के और किसानों के ऊपर लाठियां कर रहे हैं, बौछार कर रहे हैं। लेकिन वो भी मैं मानता हूं कि प्रशासन की जिम्मेवारी है। ये वो प्रतिक्रिया जो आपने सांसद रामचंद्र जांगड़ा की सुनी है, और वो ये खुद वो कह रहे हैं कि सादी वर्दी में दरअसल कुछ शरारती तत्व थे, उन्होंने किसानों पर हमला किया है और ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था सरकार को बदनाम करने के लिए। लक्ष्मण जी आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपके ही सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा और खुद भी ये बात कह रहे हैं, तो क्या इसको हम उस तरीके से नहीं देखें कि जैसा आप लोग 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि दरअसल जो पिटने वाले थे, यानी आप उन किसानों को ही कांग्रेस के लोग बता रहे थे, और अब ये बात सामने आ रही है कि दरअसल पीटने वाले लोग जो है वो ही और लोग थे। कैसे देखिए इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन को? आपके सब मीडिया ने छापा है, सब अखबारों में छापा है कि इस तरह का षड्यंत्र किसानों के साथ जो लोग कुछ घुसे हुए थे उन्होंने करा है। ये तो आपके सारे अखबारों में आ रही है चीजें, ये कोई बात छुपी थोड़ी है। नहीं, लेकिन 2 दिन पहले आप यही कह रहे थे ना कि पिटने वाले जो किसान के रूप में जो थे वो ये कहा जा रहा था कि वो कांग्रेसी थे, अब पीटने वाले भी कांग्रेसी बन गए। तरक्की करे ये किसी को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि किसान के आप ये देखिए 2 चीजें इन्होंने कहा कि भाई तीनों अध्यादेश किसान के विरोध में है। मैं कहता हूँ तीनों अध्यादेश किसान के पक्ष में है। मेरे साथी ने यह भी कहा कि भाई एज इट इज स्थिति बनी रहनी चाहिए मंडियों की, तो वो तो हमारी सरकार ने कहा ही है, हम एमएसपी पे ही खरीदेंगे, वो सारी मंडियां एज इट इज चलेंगी। लेकिन एक किसान को ओपन मार्केट देने का एक अवसर प्रदान किया है। और जब सब लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग को ओपन मार्केट में बेचते, अपने दामों पे बेचते, तो किसान ने क्या कसूर कर रखा है? वरना तो इससे पहले इलीगल था ये, उसको लीगल तरीके से ये प्रोसीजर किया है और इसमें किसान का कई गुना लाभ होगा। ये तो अभी मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने इन अध्यादेश को ठीक से पढ़ना चाहिए और इस अध्यादेश को ठीक जान लेंगे तो वो समझ पाएगा कि इसमें किसान का लाभ है। सर लक्ष्मण जी, लेकिन रामचंद्र जांगड़ा, आपके राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की स्टेटमेंट को थोड़ा सा और मैं आपका वहां ध्यान ले जाना चाहता हूं। क्या ये आप जो बातें कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरेआम सब जगह पर क्या खबर है वो सामने आ गई है, लेकिन सर तस्वीरें भी सामने है ना, उसमें पुलिस की वर्दी में लोग पुलिस वाले ही हैं, लेकिन आपके रामचंद्र जांगड़ा जी कह रहे हैं कि सादी वर्दी में जो शरारती तत्व थे और उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। लाठी पुलिस के हाथ में या किसी और के हाथ में आ जाएगी, और खास करके वहां की जब जहां पुलिस की टीम मौजूद हो, यानी आपकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे फिर सर, अगर वहां शरारती तत्व पहुंचे लाठी लेकर। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ भाई। इस तरह के उपद्रवी लोग 2016 में भी तो यही हुआ था हरियाणा में,
तब भी हमारी पुलिस खड़ी थी। इस तरह के जो बार बार राजनीतिक षड्यंत्र हरियाणा में हो रहे हैं, उसके पीछे कारणों का आपको भी पता है, ऐसा तो है नहीं आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों से हम सीखते हैं। तो ये राजनीतिक कारण बने हैं, इसका और कोई वजह नहीं है। किसान के इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा निर्णय रहे वो रहे। मैं आपके पास वो अच्छा लक्ष्मण जी ये बताइए आज सुनिए लक्ष्मण जी ये बताइए अध्यादेश को लेकर के जो किसानों के साथ बातचीत हुई है उसमें क्या ये बात सामने आ रही है पुख्ता है कि हाँ इसमें किसानों के परेशानियों को दूर करने और अगर कोई भ्रम की स्थिति है तो उसको दूर करने को लेकर संशोधन या एक बार केंद्र से एक बार फिर बात करने की बात हुई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि इसको प्रयास करा जाएगा दूर, क्योंकि किसान देखो अन्नदाता है, हम सब किसान के ही हैं। कि कोई कुछ भी बन गया हो, लेकिन हमारे आधार में हमारे देश में तो किसान नहीं है। अगर हम उसी वर्ग की अनदेखी करेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी। जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही बातचीत के जरिए से, हो सकता है कोई बात समझ में नहीं आ रही हो सकता है समझने की कोशिश नहीं की जा रही हो, क्योंकि राजनीतिक दल तो समझने नहीं देते ना कोई बात को ठीक से, और उसी का नुकसान भी होता है जी। तो इसलिए आज किसान आपने देखे 2.5-3 रुपए के चेक ये दिया करते थे, और स्वामीनाथन आयोग के तो अध्यक्ष थे हुड्डा साहब 10 साल रहे। आज ये किसानों के भले में उतर गए जिन्होंने 2.5-3 रुपए का चेक दिया। 10 दिन का अल्टीमेटम भी है हुड्डा साहब की तरफ से। लक्ष्मण जी पहली बार ऐसा हरियाणा में इतिहास रचा गया है, और 15 दिन में दिए हैं। तो ये तो सब चीजें सामने है। ठीक है, इंश्योरेंस हो रहा है लक्ष्मण जी। किसान बेफिक्र होके बैठा है अपने। जी लक्ष्मण यादव जी, उम्मीद यही है कि किसानों को की जो दिक्कतें हैं वो दूर की जाए और आप लोग भी इस ओर आगे बढ़े, विपक्ष भी आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण यादव जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिलसिला खबरों का जारी है लगातार। तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट्स के लिए बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।